इवनिंग। तो गाइज हमारी पीटी 365 इकोनॉमी की मैगजीन चल रही थी गाइज। इसके अलावा हमारा पॉलिटी का कोर्स चल रहा है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं @mittal94 और आप हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको आप करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। फाइन। तो चलिए हम अपनी जो न्यूज़ है उसको आगे बढ़ाते हैं, अपनी मैगजीन को आगे बढ़ाते हैं। दैट इज़ द की कंसेप्ट एंड एंटिटीज़ जो कि न्यूज़ में थी। देखो गाइज, ये जितनी भी हम अभी टर्म्स पढ़ने वाले हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो ये कुछ स्टैटिक जो पोर्शन आपका कवर करेगा। डिस्क्रिशनरी फिस्कल स्टिमुलस क्या होता है? देखो गाइज, क्या होता है, गवर्नमेंट कुछ ऐसी पॉलिसीज लेके आती है कि वो चाहती है कि मार्केट में क्या करे, वो लिक्विडिटी दे। मैंने आपको कल भी या परसों डिस्कस किया था फिस्कल स्टिमुलस और मॉनेटरी स्टिमुलस में क्या होता है। ठीक है, मॉनेटरी स्टिमुलस वो होता है जो आरबीआई कुछ अपनी पॉलिसीज ऐसी करता है सो दैट वो बैंक्स में लिक्विडिटी लगा सके, तो उसे मॉनेटरी स्टिमुलस बोलता है। ठीक है, अब जैसे कोविड आया, कोविड की वजह से जो हमारी इकोनॉमी थी वो पूरी क्या होगी, मतलब स्लो डाउन होगी। जिस वजह से क्या हुआ, गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज लेके लाई, जैसे आत्मनिर्भर लेके आई। तो उनका मेन यही था कि हम क्या कर सके, मार्केट में लिक्विडिटी लेके आ सके और फिस्कल स्टिमुलस लेके आ सके। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से क्या होता है, जो गवर्नमेंट का जो फिस्कल डेफिसिट होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ऑफकोर्स गवर्नमेंट क्या करेगी, एक्सपेंडिचर ज़्यादा करेगी ना। कहाँ उसने आत्मनिर्भर अभियान के लिए 20 लाख करोड़ रुपये अलॉट किए, तो इसका मतलब गवर्नमेंट क्या करेगी, वो एक्सपेंडिचर करेगी। और उस एक्सपेंडिचर से तो गवर्नमेंट का तो खर्चा हो रहा है ना। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से जो फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज होता है उसी को हम डिस्क्रिशनरी फिस्कल स्टिमुलस बोलते हैं। ये फिस्कल डेफिसिट अलग होता है। देखो, एक तो स्लोइंग ग्रोथ स्लो हो रही है, ठीक है, उसकी वजह से जो फिस्कल डेफिसिट होता है ये वैसा नहीं होता, ये इससे अलग होता है। ठीक है, जिसे हम ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर भी बोलते हैं। फाइन। नेक्स्ट है पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट। देखो गाइस, ये क्या होता है, पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट क्या होता है, एक तरह का मैकेनिज्म होता है जो फाइनेंस कमीशन आपको प्रोवाइड करता है सो दैट अगर सेंटर, मतलब कि अगर स्टेट्स को कोई लॉस हुआ है कंपेंसेशन में, तो सेंटर क्या करता है, उसको कंपेंसेट करता है। यस, पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट क्या होता है? देखो गाइस, ग्रांट जैसे आपको पता है सेंटर क्या करता है, स्टेट को डिफरेंट वे में ग्रांट करता है, जैसे अंडर आर्टिकल 272 ये सब। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, जो स्टेट्स को कुछ लॉस होता है तो सेंटर क्या करता है, उनको कुछ कंपेंसेशन कर देता है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट। ये सेकेंड लार्जेस्ट चंक है फाइनेंस कमीशन का ट्रांसफर का आफ्टर असिस्टेंट टू लोकल रूरल बॉडीज। आपको पता ही है डिफरेंट तरह के ग्रांट्स होते हैं जो कि फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करता है, जैसे रूरल लोकल बॉडीज़ के लिए, अर्बन लोकल बॉडीज, जैसे रूरल लोकल बॉडी आपको पता है पंचायत होगी, अर्बन लोकल बॉडी जैसे म्यूनिसिपैलिटीज होगी, या फिर असिस्टेंट देता है टू स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड। तो उसके अलावा एक ये भी ग्रांट है, दैट इज द पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रेजरी सिंगल अकाउंट। देखो, ट्रेजरी सिंगल अकाउंट क्या है, गवर्नमेंट बैंक अकाउंट्स की यूनिफाइड स्ट्रक्चर है जो हमें गवर्नमेंट का जो रिसोर्स है, कहाँ से गवर्नमेंट के पास कैश आ रहे हैं, कौन से रिसोर्सेज से आ रहे हैं, वहाँ पे एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे आपको सभी गवर्नमेंट के बैंक अकाउंट्स के बारे में पता हो जाएगा। ठीक है, तो TSA इज अ यूनिफाइड स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बैंक अकाउंट दैट गिव्स अ कंसोलिडेटेड व्यू ऑफ गवर्नमेंट कैश रिसोर्स। ठीक है, TSA एक तरह का बैंक अकाउंट है, या फिर जो गवर्नमेंट के जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उन सब से एक लिंक्ड अकाउंट्स है ऑफ ऑल इट्स रिसीव्स पेमेंट। मतलब कि गवर्नमेंट कहाँ कितना खर्च करती है, कहाँ से वो कितना कमाती है, उन सब अकाउंट से एक लिंक होता है। ये एक बैंक अकाउंट है एक तरह से। ठीक है, ये करता है गवर्नमेंट का जो कैश बैलेंस है उस पर कंट्रोल रखता है कि गवर्नमेंट कहीं मतलब कि कहीं इररिलेवेंट खर्च तो नहीं कर रही, या फिर यूजलेस या मिसयूज तो नहीं कर रही। तो गवर्नमेंट के सब कैश बैलेंसेस को क्या करता है, कंट्रोल रखता है, और सो दैट गवर्नमेंट जो बोरो है वो कम से कम करें तो उसको मिनिमाइज रखता है। ठीक है, दिस इंश्योर्स इफेक्टिव एग्रीगेट कंट्रोल ओवर गवर्नमेंट कैश बैलेंसेस एंड मिनिमाइजिंग बोरिंग कॉस्ट। ठीक है, सो यू शुड नो अबाउट द ट्रेजरी सिंगल अकाउंट। सिंगल अकाउंट का मतलब क्या है, यहाँ पे आपको गवर्नमेंट के सभी खर्चे के बारे में पता चलेगा, उसकी रिसिप्ट और पेमेंट के बारे में पता चल जाएगा। और ये इसलिए सो दैट हम गवर्नमेंट के खर्चे पे क्या कर सके, कंट्रोल बना सके, और उसकी जो बोरिंग्स हैं उन पे भी कंट्रोल बना सके और उसे मिनिमाइज कर सके। नेक्स्ट है क्रेडिट टू GDP रेशो। इंडिया का जो क्रेडिट टू GDP रेशो है वो 50% है अगर हम एडवांस इकोनॉमी से कंपेयर करें, जिनका जो क्रेडिट टू GDP रेशो कितना है, 150 से 200% है। ठीक है, क्रेडिट टू GDP रेशो का मतलब ये है कि कितना इकोनॉमिक बून या फॉल में हमारी मतलब कि एक साल में हमारी इकोनॉमी कितनी ज़्यादा मतलब ऊंची आई है, कितनी ज़्यादा इकोनॉमी गिरी है, वो उसका पूरा ट्रेंड बताता है। फाइन। क्रेडिट टू GDP रेशो टेंड्स टू राइज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इकोनॉमी बूम एंड फॉल ड्यूरिंग द इकोनॉमी डाउनटर्न। मतलब कि जब हमारी इकोनॉमी गिरती है तो जो हमारी क्रेडिट टू GDP रेशो है वो बढ़ जाती है, और जैसे हमारी स्लो डाउन आती है तो मार्केट गिरती है तो हमारा जो क्रेडिट टू GDP रेशो है वो गिर जाती है। तो अभी जो इंडिया की वो 56% है, मतलब कि कम है एज़ कम्पेयर टू जो हमारी एडवांस इकोनॉमीज़ हैं जिनकी 150 से 200% रहती है। फाइन। क्रेडिट टू GDP रेशो ये बताता है कि हमारी डिफरेंस कितना है क्रेडिट टू GDP रेशो में और इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड में। ये
इंडिकेट करती है कि हमारी इकोनॉमी कितनी ज़्यादा मतलब कि एक्सेसिव क्रेडिट ग्रोथ है एंड द सिस्टम वाइड रिस्क एज अ प्रिक्यूजर्स थ्रू द क्राइसिस। पर इसके अलावा जो बेसल 3 क्या करता है, वो इस गैप को यूज़ करता है बिटवीन क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो एंड इट्स लॉन्ग टर्म ट्रेंड। मतलब कि देखो अभी हमारा 56% है, लेकिन फ्यूचर में या लॉन्ग टर्म ट्रेंड में कितना हमारा क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो होगा, तो इसके गैप को क्या करता है बेसल जो थर्ड नॉर्म्स है। आपको पता है कि जो स्विट्ज़रलैंड के अंदर जो बेसल जो कंपनी है या फिर जो बेसल बैंक है वो बेसल नॉर्म सेट करता है और उसी के अकॉर्डिंग जो हमारे आरबीआई हैं वो भी काम करते हैं, वो भी हमारे बैंक्स को इन नॉर्म्स के साथ कंप्लाई करने को बोलते हैं। ठीक है, तो बेसल थर्ड जो नॉर्म्स हैं वो यूज़ करता है इस गैप को बिटवीन द क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो एंड इट्स लॉन्ग टर्म टाइम, सो दैट वो क्या कर सके, सेट कर सके काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर। अब गाइज ये क्या होता है काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर, इसका एम यही होता है कि हम क्या कर सकें, बैंक के डिफेंस को स्ट्रेंथन कर सकें। मतलब कि कल को अगर बैंक के जो रिस्क है वो बढ़ गया गलती से, या लिक्विडिटी मतलब बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी क्रंच हो गया, कल को मतलब कि बैंक डूबने वाला हो गया, तो वो किस तरह से अपनी इस वल्नरेबिलिटी के अगेंस्ट कितना रेडी है और हम उसको कितना रेडी रख सकते हैं, तो मतलब वो अपना कितना रिस्क झेल सकता है, तो वही होता है। फाइन, तो काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर मतलब कि उसके पास उतना ही कैपिटल है, उतनी सफिशिएंट कैपिटल है कि कल वो कोई इमरजेंसी हो तो वो उसके साथ डील कर सके, तो उसी को बोलते हैं इट इज़ एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग बैंक्स डिफेंसेस अगेंस्ट बिल्डअप ऑफ सिस्टमेटिक वल्नरेबिलिटी। ठीक है, तो जो बेसल नॉर्म्स होते हैं तो उसमें क्या है, ये जो सीसीबी है वो उसको सेट करते हैं सो दैट हम कल को जो बैंक्स हैं वो इसको सेट कर सकें, इसको कॉम्प्लाई कर सके, सो दैट कल को कुछ वल्नरेबिलिटी आते हैं तो पर्टिकुलर बैंक क्या कर सके, खुद इसके साथ डील कर सके। नेक्स्ट है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। क्या होता है, इसका एम क्या होता है, हम क्या करते हैं, इट रेफर्स टू द टैक्सेशन ऑफ इनपुट्स एट हाइयर रेट दैन द फिनिश्ड बुक्स। मतलब कि इसमें क्या होता है, देखो हर एक जो प्रोडक्ट होता है उसके लिए एक रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, तो इसमें क्या होता है जो रॉ मटेरियल होता है उसको हम हाइयर टैक्स रेट लगाते हैं एज कम्पेयर टू फिनिश प्रोडक्ट, जिसकी वजह से क्रेडिट्स और जो कास्केटिंग जो कॉस्ट होते हैं वो रेफर करते हैं। फाइन, तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का मतलब यही हो गया, इट रेफर्स टू द टैक्सेशन ऑफ इनपुट्स एट हाइयर रेट्स। मतलब कि जो रॉ मटेरियल होते हैं उस पर हम हाइयर टैक्स रेट लगाते हैं देन फिनिश प्रोडक्ट दैट रिजल्ट्स इन द बिल्डअप ऑफ क्रेडिट्स एंड द कास्केटिंग। नेक्स्ट है हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स। क्या होते हैं, आरबीआई के अकॉर्डिंग जो नेट हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स है वो हमारे इंडिया में कितनी हुई है, इंक्रीज़ हुई है। 2018-19 में 7.2% थी और 2019-20 में 7.7% हुई है। अभी नेट हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग क्या होती है, ये ग्रोस हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग माइनस द फाइनेंशियल। देखो कर ग्रोस हाउस होल्ड मतलब आपके घर में कितनी सेविंग्स हैं उसमें क्या क्या रेफर आता है, तो सबसे पहले हम ग्रोस हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग पढ़ते हैं। इसके अंदर क्या होता है, कोई भी करेंसी आपके पास हो, कोई आपके बैंक डिपॉजिट है, मतलब कि अगर सपोज करो आपके पास करेंसी अभी आपके घर में कितना पड़ा है, 50,000 पड़ा है, पर बैंक में आपने 1 लाख रुपए डिपॉजिट कर रखे हैं। डेप्ट सिक्योरिटीज़ मतलब कहाँ से आपने शेयर खरीद रखे हैं, म्यूचुअल फंड्स में आपने कितना पैसा लगा रखे हैं, पेंशन फंड्स में कितना पैसा लगा रखे हैं, इंश्योरेंस या जो भी आपने स्मॉल सेविंग स्कीम्स में जो इन्वेस्टमेंट करेगी, ये सब जो आपकी सेविंग्स हैं वो हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स में कवर होते हैं। किसमें, ग्रोस HFS में कवर होते हैं। फिर फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है, अब आपने कहाँ से उधार भी ले रखा है, लाइक अगर आपने किसी बैंक से लोन ले रखा है या किसी NBFC से लोन ले रखा है या फिर किसी भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से ले रखा है, तो उसको हटा दो। सिंपल बात ये है कि अगर आपके पास जो पैसे हैं वो कितने रुपये अपने पास 1000 रुपये हैं इन सबको मिला के, लेकिन आपने खुद उधार पे मतलब कि ले रखे हैं 200 रुपये, तो आपके जो नेट हाउस होल्ड जो सेविंग्स हैं वो कितनी होगी, ओनली 800। फाइन, तो रीज़न क्या है, अभी क्या है 2019 में इकोनॉमी में स्लो डाउन है, जिसकी वजह से क्या है बैंक्स की जो लैंडिंग ग्रोथ है उसमें स्लो डाउन है, मतलब कि वो ज़्यादा पैसा उधार पे नहीं दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, कंजप्शन में भी कमी आई। ठीक है, इंडिया के जो हाउस होल्ड्स हैं वो नियर अबाउट कंट्री, मतलब कि सबसे ज़्यादा अगर कोई कंट्री सेविंग करती है तो इंडिया सेव करती है, मतलब कि इंडिया के जो लोग हैं, घरेलू लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा सेव करते हैं। और नियर अबाउट अगर हम टोटल वर्ल्ड की सेविंग देखो तो उसमें जो 60% सेविंग है वो इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट करती है। फाइन, नेक्स्ट है म्यूचुअल सॉरी कंट्री की जो सेविंग है, पूरी जो कंट्री की सेविंग्स है उसमें जो 60% सेविंग्स है वो इंडिया के जो हाउस होल्ड्स मतलब हम लोग हैं, घर के लोग हैं, वो क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करता है। नोट वर्ड सॉरी ठीक है। म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर क्या होता है, देखो म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस है अंडर द टैक्स ट्रीटीज। मतलब कि जो डिफरेंट कंपनीज में टैक्स ट्रीटी हो रखी है या फिर 2 कंट्रीज अथॉरिटीज़ में कोई भी अगर टैक्स ट्रीटी हो रखी है तो उसमें अगर कोई डिस्प्यूट आ गया तो उसके रिजोल्यूशन प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, म्यूचुअली कोई जो रिजोल्व करते हैं अपने टैक्स रिलेटेड डिस्प्यूट और डिस्कशन करके। ठीक है, इसमें क्या जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस हैं उन्होंने इनकम टैक्स रूल्स को अमेंड किया गया था एज पर डिस्प्यूट्स अंडर द म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर, जिस
में किया है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसको आपने विद इन 24 मंथ मतलब कि 2 साल में आपको क्या करना है, उसको रिजोल्व करना है। नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस पॉइंट पॉलिसी। देखो एक ऑटोनोमस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, किसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। देखो गाइस किस मिनिस्ट्री के अंडर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्पेशली इकोनॉमी में आपको 3-4 जो मिनिस्ट्री हैं उसमें आपको कंफ्यूज किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। ये 3-4 मिनिस्ट्रीज हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया जाएगा, ठीक है, और ऑप्शंस में यही दी जाएंगी, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी है, ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है किसके अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर, और रजिस्टर्ड है अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, और इसको 1976 में फाउंड किया गया था। इसका एम यही है कि वो क्या करता है, सेंटर, स्टेट या जो लोकल गवर्नमेंट्स है उनको असिस्ट करता है कि किस तरह से आप पब्लिक पॉलिसीज को फॉर्मुलेट कर सकते हो, रेगुलेट कर सकते हो बाय प्रोवाइडिंग एन एनालिटिकल बेस, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। अब हम अपना शुरू करते हैं सेकंड चैप्टर, दैट इज द बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। अभी क्या है, सबसे पहली जो न्यूज़ है इसकी रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग 2018-19, मतलब कि कैसा बैंकिंग ने कैसा प्रोग्रेस किया उस पर रिपोर्ट है, हम पढ़ते हैं जरा। अभी क्या रिसेंटली क्या जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारा आरबीआई है, उन्होंने इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया, दैट इज द रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया 2018-19, जो ये बताएगा कि जो एक स्टैच्यूटरी पब्लिकेशन होती है इन कंप्लाइंस विद सेक्शन 36 क्लोज 2 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, मतलब कि जो आरबीआई इस रिपोर्ट को रिलीज़ करता है वो एक्चुअल में खुद एक स्टैच्यूटरी पब्लिकेशन होती है जिसको हम रिलीज़ करते हैं अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 36 क्लोज 2 के अंडर, ठीक है। हाईलाइट ज़रा देख लेते हैं न्यूज़ में ये क्यों था। सबसे पहले कि आरबीआई ने काफ़ी ज़्यादा पॉलिसीज मेजर्स लिए हैं सो दैट हम जो कोविड-19 का इफेक्ट हुआ है उसको हम मिटिगेट कर सकें, मतलब कि जो भी लिक्विडिटी क्रंच आया है उसको हम क्या कर सकें, मिटिगेट कर सकें कोविड-19 की वजह से। इसका जो रेगुलेटरी स्फेयर है वो हम लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट्स के थ्रू एनफोर्सेबल होता है, और ग्रेटर पावर इनको दी जाती है कोऑपरेटिव बैंक्स को डील करने में, एनबीएफसीज और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। मतलब कि सिंपल बात यह है, आरबीआई के पास ग्रेटर पावर है। अभी हमने क्या किया, कुछ नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स किए, डिफरेंट लॉज में अमेंडमेंट भी किए, जिससे हमने क्या किया, आरबीआई को ज़्यादा पावर दी है कि वो कोऑपरेटिव बैंक्स, एनबीएफसीज और एचएफसीज को क्या कर सके, उनको ज़्यादा वे में क्या कर सके, मतलब कि मॉनिटर कर सके, ठीक है। इसके अलावा काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए गए सो दैट जो आरबीआई है वो अपना सुपरवाइजरी फ्रेमवर्क ज़्यादा अच्छा बना सके, मतलब कि जो मॉनिटरिंग है वो स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कर सके। अभी क्या है, अब वो मॉनिटरिंग करता है क्यों है, क्या कि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। इसके अलावा जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स की जो ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, आपको पता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है, वो पैसा जिसके आपका ना ही प्रिंसिपल अमाउंट मिला हो ना ही इंटरेस्ट अमाउंट मिला हो 90 दिन तक, तो वो जो पैसा होता है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में बदल जाता है। तो जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स का जो ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का रेशियो है वो डिक्लाइन हुआ है, जो पिछले साल मार्च 2019 में 9.1% था, वो सितंबर 2020 में नियर अबाउट 7.5% है। इसके अलावा जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स की जो परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव हुई है, चाहे प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में देखो, चाहे एसेट क्वालिटी के मामले में, ठीक है। इसके अलावा जो हम मतलब कि पैसे को रिकवर करते हैं, जो एनपी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का पैसा हो जाता है, या कोई भी पैसे को हम जब रिकवर करते हैं या तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्टसी कोड के अंदर या सरफेसी एक्ट के अंदर, तो वो रिकवरी प्रोसेस में भी हमने देखा है कि गेन मतलब कि इंप्रूव हुआ है, उसके थ्रू जो पैसा है वो हमने ज़्यादा अच्छे से रिकवर किया, ठीक है। रिकवरी gained transaction with resolution of large account through IBC and SARFAESI। इसके अलावा हमने क्या किया, मोस्टली जो पेमेंट बैंक्स है जैसे पेटीएम वगैरह हो गए, ये प्रॉफिटेबल हुए, और जो इनकम का जो उनका सोर्स था वो कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड आ सकता है विद द इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट एंड द रिवर्स माइग्रेशन, फाइन। इसके अलावा जो एनबीएफसी है वो रिमेन रेजिलियंट है विद स्ट्रॉन्ग कैपिटल बफर्स, मतलब कि अभी जो एनबीएफसी है अगर वो कल को डूब जाता है तो वो अपने आप को रिकवर कर सकता है क्विकली, और उनके पास जो कैपिटल बफर है, मतलब कि कैपिटल बफर अभी हमने पढ़ा कि वल्नरेबिलिटी का डील करने की जो उनकी कैपेसिटी है वो अच्छी हुई है। इसके अलावा जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं वो कहीं ना कहीं मतलब कि कुड सी अ सब्सटेंशियल इम्पेयरमेंट इन द लोन, बिकॉज वो कहीं ना कहीं क्या हाउसिंग प्रोजेक्ट्स अपने कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, कॉस्ट ओवररन हो रही है, और जो इन्वेस्टमेंट उनको डिले की जा रही बाय द होम बायर्स, फाइन। तो जो हाउसिंग जो फाइनेंस कंपनीज है वो कहीं ना कहीं क्या अभी थोड़ा सा क्राइसिस फेस कर रही है, ठीक है। तो यही कुछ स्टेटस था, रिपोर्ट था जो हमने पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं चेंजेस इन बैंक लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क। अभी क्या है, रिसेंटली क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इंटरनल वर्किंग ग्रुप ने सजेस्ट किया कि हमें क्या करना चाहिए, बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए जो लाइसेंसिंग नॉर्म्स हैं उन्हें हमें क्या करना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए। अब बैंकिंग लाइसेंस क्या होता है, अब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग इंडिया में कोई भी कंपनी बैंकिंग बिजनेस नहीं कर सकती जब तक उसके पास लाइसेंस ना हो। मतलब कि जैसे ICICI बैंक है, HDFC बैंक है, ये कैसे बैंकिंग एक्टिविटी कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने पहली बार लाइसेंस ले रखा है। और आप कोई भी ये नहीं कि अगर आप बहुत ज़्यादा अमीर हो, अंबानी अगर अमीर है
तो वो अपना बैंक खोले, नहीं, वो तब तक बैंकिंग परफॉर्म नहीं कर सकता जब तक वो उसके पास लाइसेंस ना हो, ठीक है। जो इशू कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, ठीक है। अब ये जो इंटरनल वर्किंग ग्रुप है इसने क्या क्या चेंजेस सजेस्ट किए हैं, ठीक है। उन्होंने बोला जो भी लार्ज कॉर्पोरेट या जो इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं उनको अलोय किया जाए कि वो बैंक को प्रमोट कर सके, मतलब कि प्रोमोटर्स ऑफ बैंक का प्रोमोटर बनना, मतलब वो थोड़ा अपना शेयर बढ़ा सके, ठीक है। मतलब कि अगर कोई बैंक खुल रहा है तो वो उसमें अपने शेयर बढ़ा सके, ठीक है। इसके अलावा जो वेल रन, जो अच्छे से जो लार्ज, जिनका जो एनबीएफसीज हैं जिनका लार्ज साइज़ है और वो अच्छे से जुड़ रहे हैं, मतलब कि उनकी जो हिस्ट्री है वो अच्छी है, कोई मतलब कि लिक्विडिटी क्रंच नहीं है, तो जो वेल रन लार्ज एनबीएफसीज हैं जिनका एसेट साइज 50,000 करोड़ से ज़्यादा है तो उनको हमें अलाउड कर देना चाहिए कि वो बैंक्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। इसके अलावा और क्या चेंजेस सजेस्ट किए गए रिपोर्ट के द्वारा, उन्होंने बोला जो स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो पेमेंट बैंक्स हैं उन, ठीक है, उन्होंने बोला जो पेमेंट बैंक्स हैं उसे हम स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमें क्या बोला है, जो न्यू या जो एग्जिस्टिंग एंटिटी है उसमें अगर कोई बैंक में इन्वेस्ट करता है तो उनकी हमें 20% कैप लगानी चाहिए। मतलब कि कोई अगर नया बैंक खुल रहा है या फिर जो एग्जिस्टिंग बैंक खुल रहा है, अगर उसमें कोई इन्वेस्ट कर रहा है पर्टिकुलर बंदा, तो उसकी जो लिमिट है वो उसकी इन्वेस्टमेंट की लिमिट 20% हमें लगानी चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा उसने इन्वेस्ट कर दिया तो कल को वो मोनोपोली कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। अब आप ये देख सकते हो कि ऐसा स्टेप की हमें जरूरत क्यों है, हम क्यों चाहते हैं जो लाइसेंसिंग नॉर्म्स उनको रिवाइज करना चाहिए, सो दैट हम क्या कर सके। देखो जो सिस्टमेटिक रिस्क है उसका थ्रेट है तो वो उसको रिड्यूस कर सके, जैसे आईलैंड क्राइसिस हुआ, DHFL क्राइसिस हुआ, तो इसकी वजह से जो थ्रेट है वो इंक्रीज हो जा रहा है, तो हम चाह रहे हैं इस थ्रेट को हम क्या कर सके, रिड्यूस कर सके। इसके अलावा हम चाह रहे हैं कि जो लार्ज NBFCs हैं उनको भी एलोय दिया जाए, उनको परमिशन दी जाए कि वो बैंक्स में कन्वर्ट हो सके। इसके अलावा हम चाहते हैं फिनटेक सेक्टर को इमर्ज करें, सो दैट हम क्या चाहते हैं, जो बैंक्स, NBFCs और फिनटेक स्टार्टअप सीमलेसली क्या कर सके, आपस में ऑपरेट कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ सकते हैं बैंकिंग लाइसेंस टू लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेस। देखो अभी क्या बेनिफिट है, अगर हम जो लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेस हैं उनको अगर बैंकिंग लाइसेंस देते हैं तो क्या बेनिफिट है। देखो सबसे पहले वो रिकैपिटलाइज करेगा, मतलब कि कल को लेकर, मतलब कि कोई आपके पास पैसे की कमी है तो वो आपको क्या कर देगा, लिक्विड कर देगा, उसमें पैसे डाल देगा, सो ये रिकैपिटलाइजेशन आपकी हेल्प करेगा। उसके अलावा क्या करते हैं, री एंट्री ऑफ इंडिया INC इन द बैंकिंग सेक्टर, कंपटीशन अच्छा देगा और बैंकिंग ऑप्शंस को डाइवर्सिफाई करेगा, फाइन। मतलब डिपॉजिटर्स के पास अपने ऑप्शन ज़्यादा होंगे, लेकिन इसका चैलेंजेस क्या हो सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है, कहीं ना कहीं जो सर्कुलर बैंकिंग है, कनेक्टेड लैंडिंग है, उसकी प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब कि इसका जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कुछ कंसर्न्स भी हो सकते हैं। बैंकिंग लाइसेंस NBFCs के लिए, अगर हम NBFCs को लाइसेंस देते हैं तो पोटेंशियल क्या है, बेनिफिट्स क्या है। अब अगेन क्या है, जो एसेट लाइबिलिटी मिसमैच इशू हुआ है, आईलैंड क्राइसिस का, उस तरह के जो इशूज़ हैं वो एड्रेस होगा। चैलेंजेस क्या है कि इनको बैंक बनने के लिए काफ़ी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा लगेगी, ठीक है, और ये कहीं ना कहीं क्या NBFCs को रिलक्टेंस करेंगे, मतलब कि थोड़ा वो करेंगे। इसके अलावा और क्या बेनिफिट है, इंक्रीज, मतलब कि NBFCs को अगर डिपॉजिट चाहिए तो वहाँ पर इंक्रीज असेस होगा, मतलब कि जो खुद जो NBFCs हैं वो अब यहाँ से पैसा ले सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा बेटर हम, मतलब कि इनको बेटर वे में मॉनिटर कर सकते हैं, क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर बेटर ऑफिसर, ठीक है। इसके अलावा क्या रिसेंट पास्ट में चैलेंज यही है कि NBFCs अच्छा परफॉर्म नहीं करते, तो जिसकी वजह से इनका डूबने का डर भी ज़्यादा रह सकता है, ठीक है। कनेक्टेड लैंडिंग जरा देख लेते हैं हम एक बार, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं एक बार इसको। हाँ देखो कनेक्टेड लैंडिंग में क्या है, एक सेकेंड, हाँ देखो कॉर्पोरेट हाउस एसोसिएटेड बैंक A है, वो कॉर्पोरेट हाउस B को एसोसिएटेड बैंक B है, एक सेकेंड। अब हम बढ़ते हैं कनेक्टेड लैंडिंग क्या होता है। देखो कनेक्टेड लैंडिंग क्या है, सपोज करो एक बैंक A है, उसका कॉर्पोरेट हाउस A है, उसी तरह एसोसिएटेड बैंक B है और उसका कॉर्पोरेट हाउस B है, उसी तरह एसोसिएटेड बैंक C है और कॉर्पोरेट हाउस C है। देखो कनेक्टेड लैंडिंग में मतलब क्या है कि एक दूसरे का जो बैंक है वो दूसरे के कॉर्पोरेट हाउस को क्या कर रहा है, कर्जा दे रहा है, उसको डेप्ट दे रहा है, मतलब उसको उधारी दे रहा है, सिंपल बात ये है। तो जैसे इस बैंक A ने क्या दिया, लोन दिया किसको, कॉर्पोरेट हाउस B को, ठीक है। इसके अलावा जो बैंक B है उसने लोन दिया, या फिर जो वो कॉर्पोरेट हाउस C के प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर रहा है, उसी तरह जो बैंक C है वो क्या कर रहा है, प्रोजेक्ट हाउस जो कॉर्पोरेट हाउस A है उसके प्रोजेक्ट को क्या कर रहा है, फाइनेंस कर रहा है। तो जब सभी जो बैंक्स हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, वो आपस में एक दूसरे को रीफाइनेंस कर रहे हो, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कनेक्टेड लैंडिंग, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नीचे द्वारा, इससे रिलेटेड कुछ और जो न्यूज़ जो मतलब कि न्यूज़ में थी, जरा हम एक बार देख लेते हैं। डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज क्या होता है, ठीक है, एक सेकेंड यार मैं इसको, हाँ डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस क्या होता है। देखो डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज एक किसका पार्ट है, एनहेंस्ड असेस एंड सर्विस एक्सलेंस, मतलब कि ईज रिफॉर्म का पार्ट है, सो दैट हम क्या कर सकें, कस्टमर्स को बैंकिंग सर्विस उनके डोर स्टेप पर प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। और आप ये कैसे प्रोवाइड करोगे, वी कैन प्रोवाइड इट थ्रू द यूनिवर्सल टच पॉइंट, जैसे कॉल सेंटर्स हो गए, वेब पोर्टल या फिर मोबाइल ऐप के थ्रू, ठीक है। ईज रिफॉर्म्स का एजेंडा है पब्लिक सेक्टर बैंक्स को, जो 2018 में लॉन्च किया गया था। मतलब जो ईज रिफॉर्म थे दैट इज द एनहेंस्ड असेस एंड सर्विस एक्सलेंस, मतलब कि हमें जो
असेस है उसको इंक्रीज़ करना है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस सर्विस को क्या कर सकें, असेस कर सकें, ठीक है। और हमें ऐसी सर्विस, एक्सीलेंट सर्विस प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो ये जो ईज रिफॉर्म एजेंडा था पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए, ये लॉन्च किया गया था 2018 में। इसका एम यही था कि हम क्लीन और स्मार्ट बैंकिंग को इंस्टीट्यूशनलाइज कर सकें, मतलब कि उसको फॉर्मल बना सकें, ठीक है। कैपिटल जो इन्फ्यूजन है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के, वो डिपेंड करते हैं उनकी परफॉर्मेंस पे और उनकी रिफॉर्म थीम्स पे, ठीक है। ईज रिफॉर्म इंडेक्स क्या करता है, हर एक जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनके परफॉर्मेंस को मेजर करता है 120+ ऑब्जेक्टिव मैट्रिक्स में, मतलब कि 6 थीम्स पे क्या करता है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के परफॉर्मेंस को क्या करता है, मेजर करता है। हर एक पब्लिक सेक्टर बैंक्स को ये प्रोवाइड करता है कि आपका मतलब किस तरह से आप कंपैरिजन आपको प्रोवाइड करता है विया बेंचमार्क्स एंड पीयर्स ऑन द रिफॉर्म एजेंडा। तो क्या क्या 6 थीम्स आपको पता होना चाहिए, कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्सिबल बैंकिंग, क्रेडिट ऑफटेक, पीएसबीज ऑन उद्यमी मित्र। उद्यमी मित्र पे कौन एक ऐप है, उस पर कितने पीएसबीज रजिस्टर्ड है, एंश्योरिंग आउटकम्स एचआर, डिपेंडिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड द डिजिटलाइजेशन, ठीक है। चलो एक न्यूज़ और पढ़ लेते हैं, क्योंकि फिर आप बोलते हो कि मैम बहुत छोटी वीडियो बनाती है। नेक्स्ट है बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020। रिसेंटली क्या पार्लियामेंट ने बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020 को पास किया, जिसका एम ये है कि हम क्या कर सकें डिपॉजिटर्स, जो कोऑपरेटिव बैंक के जो डिपॉजिटर्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट कर सकें, मतलब कि जो लोग कोऑपरेटिव बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं उनको प्रोटेक्ट कर सकें। और आरबीआई को हमने पावर दी है कि वो क्या कर सके, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की जो बैंकिंग एक्टिविटी उनको रेगुलेट कर सके, ठीक है। अभी देखो हमने कहीं से काफ़ी बार पढ़ा डेली करंट अफेयर्स में भी, जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं या जो मल्टी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको जो मतलब कि जो मॉनिटर करते हैं वो ड्यूअल मॉनिटरिंग एक्टिविटी है, ठीक है। लेकिन अभी हमने क्या किया, आरबीआई को जो है ज़्यादा पावर दे दिया कि उनको मॉनिटर करने में, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ये फाइनेंशियल एंटिटीज़ है जिनको एस्टेब्लिश किया जाता है जो कोऑपरेटिव बैंक, और उनके जो मेंबर्स होते हैं वो उन्हीं से बिलोंग करते हैं, मतलब कि जो 5-6 लोग हैं वो मिलके क्या करते हैं, कोऑपरेटिव बैंक को खोलते हैं और वही क्या करते हैं, उसमें कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जो कोऑपरेटिव बैंक के जो कस्टमर्स होते हैं वही उनके ऑनर्स होते हैं। कोऑपरेटिव बैंक को 2 तरह से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, अर्बन और रूरल। फाइन। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को हम रजिस्टर करते हैं एज ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, और अंडर किसके प्रोविजन, या तो वो स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंडर उनको मतलब कि रजिस्टर किया जाता है, या फिर वो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 के अंडर क्या होता है, कब होता है। मतलब कि कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर स्टेट में क्या करते हैं, अपना ऑपरेशन करते हैं, जबकि कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स ऐसे होते हैं वो डिफरेंट स्टेट में क्या करते हैं, मतलब कि ऑपरेटेड होते हैं। तो जो डिफरेंट स्टेट्स में ऑपरेटेड होते हैं तो उनको हम रजिस्टर करते हैं अंडर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002। जो यूसीबीज की रेगुलेशन है वो मैंने आपको बताया था, उनको दो बॉडीज उनको रेगुलेट करती है, एक तो आरबीआई करती है, ठीक है, एंड सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। रजिस्टर और जो मैनेजमेंट रिलेटेड एक्टिविटी है वो किसके द्वारा गवर्न किया जाता है, रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। इन केस ऑफ यूसीबीज जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में जो उनको मॉनिटर करता है वो रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी करते हैं। लेकिन अगर कोई सिंगल स्टेट या जो सेंटर जो ऐसा है रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव, उन केस ऑफ मल्टी स्टेट, ठीक है। तो आपको पता नहीं चाहिए जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की जो रेगुलेशन है वो आरबीआई और सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स में स्प्लिट है, मतलब कि जो स्मॉलर कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो डिवाइडेड है बिटवीन द नाबार्ड एंड द स्टेट गवर्नमेंट। फाइन। अब हम बताएं इस एक्ट के क्या फीचर है। एक्ट ने क्या कर दिया, जो रिप्लेस कर दिया बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 को, मतलब कि अभी ये नया है, कहाँ 1956 का, तो कहीं 2020 का है। इसमें क्या आएगा, जो कोऑपरेटिव बैंक का जो शेयर्स और सिक्योरिटीज़ का इशूज़ है, मतलब कि जो मेंबर्स हैं उसी में क्या होगा, इशू होंगे टू एनी अदर पर्सन रिसाइडिंग विद इन इट्स एरिया ऑफ ऑपरेशन विल बी सब्जेक्ट टू द प्रायर अप्रूवल ऑफ द आरबीआई। मतलब कि सिंपल बात यह है कि अगर कोई पर्सन किसी पर्टिकुलर स्टेट में वो कोऑपरेटिव बैंक है, अगर कोई और पर्सन उसमें क्या कर रहा है, अगर शेयर इशू कर रहा है या फिर मतलब कि इन्वेस्ट कर रहा है, तो आपको आरबीआई से पहले अप्रूवल लेनी पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा पावर टू एग्जेम्प्ट कोऑपरेटिव, मतलब कि आरबीआई कर सकता है किसी भी कोऑपरेटिव बैंक को एग्जेम्प्ट कर सकता है, और अ क्लास ऑफ कोऑपरेटिव बैंक को फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन ऑफ एक्ट थ्रू नोटिफिकेशन। मतलब कि आपको पता है कुछ उनको एक्ट के साथ कंप्लाई करना पड़ता है, तो आरबीआई क्या कर सकता है, किसी भी कोऑपरेटिव बैंक को किसी पर्टिकुलर प्रोविजन से एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसमें क्या होगा, जो आरबीआई क्या करेगा, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सेटअप करेगा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के लिए 5 सालों के लिए अंडर सर्टेन कंडीशन। अगर कोई कोऑपरेटिव बैंक है जो रजिस्टर्ड है विद द रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑफ दैट स्टेट, जो आरबीआई क्या करेगा, उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सुपरसीड करेगा आफ्टर कंसल्टेशन विद दैट कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। इस एक्ट में क्या करता है, सेंट्रल बैंक को अलाउ किया, जो आरबीआई उसको अलाउ किया कि वो किसी भी ऐसे स्कीम को इनिशिएट करता है जिसमें हम 2 या 3 जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं या तो उनको एमेलगमेंट कर रहे हो, मर्ज कर रहे हो, या फिर रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हो ऑफ अ बैंक विदाउट प्लेसिंग इट। मतलब कि देखो जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, फेल होने लगते हैं, ठीक है। तो जब फेल होने से पहले ही हम क्या करते हैं, उसकी कुछ जो एक्टिविटीज़ हैं उनको हम टेम्परेरी सस्पेंड कर देते हैं फॉर अ टेम्परेरी पीरियड, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं मोरेटोरियम, ठीक है। मोरेटोरियम का मतलब क्या होता है, हम उस पर्टिकुलर बैंक की एक्टिविटीज़ को हम क्या करें, टेम्परेरी सस्पेंड कर सकते हैं, मतलब कि ना वो लोन पे दे सकते हैं ना कि वो एक्टिविटीज़ कर सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आरबीआई के पास पावर है
कि वो क्या कर सकता है, उस पर्टिकुलर बैंक को या तो मर्ज कर सकता है किसी और के साथ, या उसको रीस्ट्रक्चर कर सकता है, ठीक है। अगर सेंट्रल बैंक को लगता है कि किसी बैंक को मोरेटोरियम पे रखना चाहिए, तो उस वक्त जो लेंडर है वो अपने लोन्स को ग्रांट नहीं कर सकता, और ना ही वो उस पर्टिकुलर में कोई कहीं बैंक में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। फिर एक्सक्लूजन क्या है, एक्ट कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पे एप्लीकेबल नहीं है, जैसे प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ होगी, कोऑपरेटिव लैंड मोर्टेज बैंक्स हो गया, या फिर कोई भी अदर कोऑपरेटिव बैंक जो कि स्पेसिफाइड है इस एक्ट में, उसके अंडर क्या है, ये जो एक्ट है वो नहीं लगेगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ और न्यूज़ थी जो हमारी मतलब कि न्यूज़ में थी। आरबीआई ने रिसेंटली रिलीज़ किया साइबर सिक्योरिटी विजन फ्रेमवर्क फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। इसका एम ये है कि जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक सेक्टर है उसकी हम साइबर सिक्योरिटी को एनहेंस कर सके अगेंस्ट, क्योंकि आपको पता है आईटी मतलब कि कितना डिजिटल बन रहा है, पूरा इंडिया क्या पूरा वर्ल्ड डिजिटल बन रहा है, और इवन कि जो साइबर क्राइम्स है वो भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है। इसका जो 5 पिलर पे इसकी अप्रोच है, गार्ड जिसे गार्ड बोलते हैं, डायरेक्ट पूछ सकता है गार्ड इज रिलेटेड टू विच, तो यू शुड नो सो दैट हम क्या कर सके, साइबर सिक्योर रख सके, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को सिक्योर रख सके फ्रॉम द साइबर थ्रेट, ठीक है। गवर्नेंस ओवरसाइट मतलब कि हमें गवर्नेंस सबको इंप्रूव करना है। यूटाइल टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट मतलब कि टेक्नोलॉजी अच्छी करनी है तो उसमें इन्वेस्ट करना है। एप्रोप्रिएट रेगुलेशन सुपरविजन, रोबस्ट कोलैबोरेशन, डेवलपमेंट नेसेसरी आईटी साइबर सिक्योरिटी, तो ये सब के थ्रू हम क्या करेंगे, अपने जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको हम क्या करेंगे, साइबर थ्रेट से सिक्योर रखेंगे। इसके बाद जो आरबीआई ने कोऑपरेटिव बैंक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को बोला है कि वो इंप्लीमेंट करेंगे सिस्टम बेस्ड एसेट क्लासिफिकेशन। अब ये सिस्टम बेस्ड एसेट क्लासिफिकेशन क्या है, एक ही एसेट क्लासिफिकेशन है, इसमें डाउनग्रेड और एज वेल अपग्रेडिंग है, मतलब कि एक कंप्यूटर सिस्टम होगा बैंक का, वो इस जो एसबीएसी मतलब कि सिस्टम विद एसेट क्वालिफिकेशन को इंप्लीमेंट करेगी इन एन ऑटोमेटेड मैनर ऑन एंड ऑनवर्ड, मतलब कि इसका एम ये है कि हम क्या कर सके, जो उस बैंक के जो एसेट हैं उनको क्लासीफाई कर सके और उनकी एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी और इंटीग्रिटी को इंप्रूव कर सके। जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जिनके एसेट 1000 करोड़ हैं या उससे ज़्यादा हैं, उनको ये क्राइटेरिया को मीट करना होगा, हैव टू इम्प्लीमेंट एसबीएसी, मतलब कि जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जिनका एसेट साइज 1000 करोड़ है उससे ज़्यादा है, उनको क्या करना पड़ेगा, इन नॉर्म्स को इंप्लीमेंट करेंगे, दैट इज अ सिस्टम बेस्ड एसेट क्लासिफिकेशन। एसेट मतलब कि आपको पता है गुड एसेट है, कुछ बैड एसेट है, उन सबके अकॉर्डिंग अपने एसेट को क्लासीफाई करना होगा। और ये जो एसेट होगा मतलब कि डाउनग्रेडिंग एसेट, मतलब कि कौन सा जो आपका एसेट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, कौन सा एसेट है जो आपका बहुत बेकार है, उसके अकॉर्डिंग आपको उसको क्लासीफाई करना पड़ेगा। और ये कैसे होगा, एक कंप्यूटर सिस्टम होगा जो बैंक में होगा, वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, आपके एसेट को क्लासीफाई करेगा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना रखते हैं, कल हम अपना स्टार्ट करेंगे रीजनल रूरल बैंक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कोई डाउट तो कमेंट करना। तब तक ले बाय बाय, टाटा।